हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कृतिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट मेरे संग की औरतें। आज के क्लास का हमारा टॉपिक क्या होगा? कृतिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट मेरे संग की औरतें। इस पाठ का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम क्या है? मृदुला गर्ग। ठीक है, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लेखिका हैं इनका नाम क्या है? मृदुला गर्ग। तो पिछले क्लास में हमने आपको लेखिका के जीवन परिचय से और उनकी रचनाओं से अवगत कराया था। इनका नाम क्या है? मृदुला गर्ग। यह एक कथा साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1938 में, 25 अक्टूबर 1938 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक। और इन्होंने बहुत सारी कहानी, उपन्यास, नाटक कई विधाओं में रचना की है, लेकिन कथा साहित्य में इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो पिछले क्लास में इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं, उपन्यास नाटक कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, और इसके साथ साथ इन्हें किन किन पुरस्कारों से, किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुकी थी। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर के अंदर की चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टोरी हम समझेंगे कि यह जो चैप्टर है, यह जो पाठ है मेरे संग की औरतें, सबसे पहले यह देखिए कि किस विधा में लिखा गया है। तो संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है कि कुछ अतीत की ऐसी घटनाएं, बीते हुए समय की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जो हमारे स्मृति पटल पर विद्यमान तो होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो हमारे स्मृति पटल में रहती तो हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम जब उन बीती हुई चीज़ों को, अतीत की घटनाओं को पुनः अपने स्मृति पटल पर ले आते हैं, पुनः उसको याद करते हैं, और उसको याद करके जब उसका हम लेखन करते हैं उन घटनाओं का, वही हमारा क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। यानी बीती हुई बातों का, बीती हुई घटनाओं का याद करके, अपनी स्मरण शक्ति से याद करके, पुनः याद करके लेखनी की जो कौशल है, लेखन की जो कला है, वही हमारा क्या कहलाएगा? संस्मरण कहलाता है। तो यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण विधा में लिखा गया है। संग का अर्थ क्या होता है? साथ रहने वाली। कौन साथ रहने वाली? स्त्रियां, औरतें, महिलाएं। तो लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने साथ रहने वाली उन स्त्रियों का, उन महिलाओं का, उन औरतों का वर्णन किया है इस पाठ में, जिसके व्यक्तित्व से उनको एक दिशा निर्देश मिला था, जिसके जीवन से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, जिनके विचारों और भावनाओं से, उनके विचारों और भावनाओं में परिवर्तन हुआ था। उन्हीं का यहाँ पे लेखिका ने क्या किया है? वर्णन किया है। उन स्त्रियों का, उन महिलाओं का, उन लोगों का वर्णन किया है, औरतों का, जिनके व्यक्तित्व से उनको एक अलग दिशा निर्देश मिला था, जिनके व्यक्तित्व से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, जिनके विचारों और भावनाओं से उनके विचारों और भावनाओं में क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस पाठ में कि किसका किसका वर्णन है। इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गई लेखिका की नानी और नाना। दूसरे, लेखिका के जो नाना थे, इनके मित्र थे प्यारेलाल शर्मा। तो नाना के मित्र प्यारेलाल शर्मा का थोड़ा सा वर्णन है। लेखिका के माता पिता का, यानी लेखिका ने अपने माता पिता का वर्णन थोड़ा सा किया है। अपनी दादी और परदादी का वर्णन किया है। साथ ही अपनी 5 बहनों का वर्णन किया है। इनसे जो बड़ी बहन थी उनका नाम मंजुल भगत, घर का नाम रानी था। उसके बाद जो लेखिका थी, जिनके घर का नाम, लेखिका के घर का नाम उमा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे चित्रा, जिनके घर का नाम गौरी था। और चौथे नंबर पे रेणु, 5वें नंबर पे अचला, और भाई का नाम था राजीव। भाई का नाम क्या था? राजीव। तो 5 बहनें और एक भाई थे। और इन सारे में से सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अपने, जैसे नानी के जीवन से प्रभावित हुई, अपनी माता के जीवन से, अपनी परदादी, दादी
और अपनी बहनों का। तो इन्हीं के व्यक्तित्व की विशेषताओं का इस पाठ में लेखिका ने वर्णन किया है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इस संस्मरण को देखते हैं, संस्मरण की कहानी को देखते हैं। देखिए, लेखिका ने सबसे पहला वर्णन किसके बारे में किया? अपनी नानी के बारे में किया। किसके बारे में किया? नानी के बारे में। ये क्या कहती हैं कि जो मेरी नानी थी, तो जाहिर सी बात है नारी सबकी होती है, इन्होंने नानी को अपने कभी देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? कि माँ की शादी होने से पहले ही नानी की मृत्यु हो चुकी थी, तो लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा नहीं था। आमतौर पे लेखिका बताती हैं कि आमतौर पे कहानियाँ होती हैं जो नानी और दादी सुनाती हैं, लेकिन लेखिका की नानी उनको कहानी नहीं सुना पाई क्योंकि उनकी माँ के विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो लेखिका की नानी ने तो लेखिका को भी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन नानी की कहानी लेखिका ने ज़रूर सुनी थी। और नानी की कहानी के बारे में जो लेखिका ने जो सुना था, तो बचपन में उन्होंने जो सुना तो उससे उन्होंने अनुमान लगाया था कि लेखिका की नानी पारंपरिक प्रथाओं पर चलने वाली अनपढ़ यानी बिना पढ़ी लिखी हैं, पर्दा नसी यानी कि पर्दा करने वाली औरत हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उन्हें नानी के अपने मस्तिष्क में जो अपने नानी की जो छवि बनाई थी, उस छवि में उनको परिवर्तन हुआ, क्योंकि बाद में चल के अपने नानी के जो कहानियाँ थी उसके मर्म को वो समझ पाई थी कि वास्तव में उनकी नानी का व्यक्तित्व तो कैसा था, किस तरह का था। ये सारी चीज़ें वो कब समझ पाई थी? जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। देखिए, इनकी जो नानी थी, अभी बताया पर्दा नसी थी, पारंपरिक थी, अनपढ़ थी। थोड़ा सा वर्णन इन्होंने अपने नाना का भी किया है। थोड़ा सा वर्णन किसका किया है? नाना का किया है। नाना नानी की शादी के तुरंत बाद ही कहाँ चले गए थे? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब ये लौटे बैरिस्ट्री का मतलब क्या होता है? वकालत करने की, वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री ली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? लंदन में है। जब वहाँ से ये भारत आए, अपने देश आए थे इनके नाना जी, तो इनके रहन सहन किसके समान हो गए थे? रीति रिवाज, रहन सहन, पूरा जिंदगी इनका उसी साहब के समान, अंग्रेजों के समान हो गया था, पाश्चात्य सभ्यता के समान हो गया था। और नानी का व्यक्तित्व तो कैसा था? पारंपरिक था, अनपढ़ था, पर्दा नसी था। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। लेकिन नाना अपने विलायती जीवन अपने ढंग से जीते थे और नानी अपना पर्दा, परंपरा, इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां अपने ढंग से जीती थी। ना तो नाना ने कभी हस्तक्षेप किया नानी के जीवन पे, और ना ही नानी ने कभी हस्तक्षेप किया नाना के जीवन पे। तो यहाँ पे लिखा है लेखिका ने कि नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं। मतलब नाना विलायती ढंग तरीके से जीते थे, साहब के समान जीते थे, अंग्रेजों के समान उनका रहन सहन था। खानदान इनका एक रईस खानदान माना जाता था, लेकिन नानी का नाना के व्यक्तित्व से कोई असर नानी के व्यक्तित्व पर नहीं पड़ा था। क्लियर हुआ? दूसरा, इन्होंने अपने नानी के बारे में यह कहा कि नानी की जब मृत्यु समीप आई, कोई ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से इनका मतलब मरना निश्चित हो गया था, बहुत समय नहीं जीवित रह सकती थी। तो इनकी जो पुत्री थी, 15 वर्ष की पुत्री का इन्होंने विवाह करा दिया। किसके साथ कराने का निर्णय लिया? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि नाना जो इनकी नानी थी, ये कभी भी किसी पराये पुरुष के सामने नहीं जाती थी। वे अपने मतलब पति यानी नाना जी से भी, लेखिका के नाना जी से भी सामने से बातें नहीं करती थी। और अचानक से जब उनकी मृत्यु नज़दीक आती है, उनको जीने का मतलब समय बहुत कम रह जाता है, तो अचानक से नाना से एकदम मतलब निडर होकर के कहती हैं कि मुझे आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। कौन थे प्यारेलाल शर्मा? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मतलब जो नानी कभी किसी पराये पुरुष से मिली नहीं, किसी के सामने गई नहीं, तो अचानक से वो किससे मिलना चाह रही हैं? नाना जी के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाह रही हैं। सब सुन कर के हैरान रह गए, दंग रह गए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से नानी मिलना चाहती हैं। लेकिन नाना जी, अब एक तो समय इनके पास कम था, तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मौके की मतलब जो सही समय नहीं है, समय की नानी से पूछा जाए कि क्यों मिलना चाहती हैं, तो नाना जी किसे बुला कर के ले आते हैं? प्यारेलाल शर्मा को बुला कर के ले आते हैं, प्यारेलाल शर्मा को।
अब प्यारेलाल शर्मा से नानी ने जो कहा वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। क्या कहा प्यारेलाल शर्मा से कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों का आज्ञा का पालन करने वाला, अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाला। तो आप अपनी तरह ही आज़ादी का सिपाही ढूंढकर आप उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह से कौन, यहाँ पे लेखिका ने कहा कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी कि अपनी कहाँ थी, घूंघट में थी, बंधन में थी, पर्दा में थी, परंपराओं में चलते रही थी। तो एक तरह से क्या हो गया, बंधन नहीं हुआ। मतलब अपनी आज़ादी से ज़्यादा उन्हें उस समय किसकी आज़ादी का जुनून था, देश की आज़ादी। ये अपने देश की आज़ादी के बारे में भी सॉरी सोच सकती हैं। तो यहाँ पे लेखिका ने इसके माध्यम से लेखिका ने क्या वर्णन किया कि मतलब उस समय जब जिस समय का वर्णन कर रही हैं उस समय हमारा देश किसके अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था। चारों तरफ देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी इकट्ठे हो रहे थे। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहे थे लोग। हर कोई अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहता था, हर कोई उसमें अपना अपना योगदान दे रहा था। तो उसी वजह से यहाँ पे लेखिका की नानी ने कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह किससे कराना चाहती थी, एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें कैसा था, एक मतलब कि बाद में लेखिका को समझ में आया कि जो नानी है वो कैसी है, स्वतंत्र विचारों की महिला है, स्वतंत्रता की भावना से भरी हुई ये साहसी महिला है, निडर महिला है। इनके मन में भी देश के प्रति प्रेम की भावना है। और यही सारी चीज़ों से लेखिका उनके व्यक्तित्व से, किसके व्यक्तित्व से, अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। और ये सारी चीज़ें जब नानी ने कहा तो उनके नाना जी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई घर का पूरा सदस्य ही आश्चर्यचकित रह गया था। और ये प्यारेलाल शर्मा से मिलकर के ये कहती हैं कि मेरी बेटी का विवाह आप करवाइएगा। अपने पति से क्यों नहीं कहती हैं, क्योंकि अगर ये शादी करवाएंगे तो उसी घर में शादी करवाएंगे जैसे इनका रहन सहन है, जैसा इनका ढंग है, तरीका है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नाना का अगर रहन सहन ढंग तरीका अगर जिस तरह का है, साहब के समान है, बड़े रईस के समान है, तो अपनी बेटी के लिए भी तो उन्होंने वैसा ही माहौल दिया होगा, वैसे ही परवरिश अपने बेटी की भी की होगी। लेकिन नानी इसके पूरे विपरीत थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब देख लेते हैं नानी का व्यक्तित्व कैसा है। प्रश्न अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, नानी का व्यक्तित्व। अब लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा हुआ कि लेखिका की नानी अनपढ़ थी, यानी बिना पढ़ी लिखी थी, पर्दा करने वाली थी, परंपराओं पर चलने वाली थी। इतनी सारी विशेषताएं नानी की हैं। अनपढ़ भी थी यानी बिना पढ़ी लिखी थी, पर्दा करने वाली थी, परंपराओं पर चलने वाली थी, स्वतंत्र विचारों की महिला थी और स्वतंत्रता की भावना से भरी हुई थी। ये क्या हो गया, नानी की विशेषता। अब प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों हो गई। तो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में सुन रखा था ना कि वे अनपढ़ होते हुए भी पर्दा में रहते हुए भी, परंपराओं का अनुसरण करते हुए भी किस विचार की महिला थी, स्वतंत्र विचार वालों महिला थी, स्वतंत्रता की भावना से भरी हुई थी, एक साहसी निडर महिला थी। और इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण लेखिका क्या थी, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। एक और आपका प्रश्न बनता है कि जो ये लेखिका की नानी थी तो स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी कैसे दी, किस तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। तो प्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, सामने से प्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था, इन्होंने अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया था और अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी ली थी। तो ये तो हो गया नानी का व्यक्तित्व, नाना का व्यक्तित्व। और थोड़ा सा प्यारेलाल शर्मा जो लेखिका के नाना के मित्र थे, उनका कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ से लेखिका के नाना ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ी थी, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। लेखिका के नाना का रहन सहन कैसा था, तो विलायती रीति रिवाजों के अनुसार था, साहबों के समान था, अंग्रेजों के समान था। और लेखिका की रानी का रहन सहन उनके बिल्कुल विपरीत था। अगर दोनों में अंतर पूछे तो दोनों में अंतर भी आप आसानी से दे सकते हो। क्लियर। अब हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए,
यह जो स्टोरी है, यह जो संस्मरण है, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों में देखेंगे, क्योंकि एक भाग में यह बहुत लंबा हो जाएगा। और जब 2 भागों में समझेंगे तो हम एक तरह से अगर आपको कहानी सुना दे, स्टोरी सुना दे, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर इस तरह से आप सारी चीज़ों को बाय फिगर देखोगे तो एक आपके मस्तिष्क में, मानस पटल पे एक छवि बनती है। जब हम इस तरह की छवि हमारे मस्तिष्क पर बनती है, मानस पटल पर बनती है, तो वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। क्लियर हुआ? तो पहला किसका वर्णन किया? लेखिका ने अपनी नानी का हो गया। दूसरा इन्होंने अपनी माता का वर्णन किया है, थोड़ा सा पिता का भी वर्णन हम लोग देखेंगे। तो माता के वर्णन में इन्होंने क्या कहा, यानी कि इनकी जो माता हैं, इनका विवाह किससे हो गया? इनके पिताजी से हो गया। लेखिका ने यह भी बताया कि इनके पिता जो थे, एक स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सैनिक थे, सिपाही थे, और इसी अपराध में इन्हें ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS का मतलब क्या हो गया? इंडियन सिविल सर्विस, यानी भारतीय लोक सेवा की परीक्षा दे रहे थे, उसमें बैठने से रोक दिया गया था। और लेखिका के जो पिता थे, इनके पास पुश्तैनी मतलब पूर्वजों की कोई कमाई नहीं थी, जो भी था अपना ही था। तो यहाँ पे लेखिका ने बताया कि एक तो अपनी नानी की वजह से, इनकी नानी की वजह से, और एक गांधी जी के सिद्धांतों की वजह से। किसकी वजह से? एक तो नानी जी की वजह से, दूसरा गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में जो लेखिका की माँ है, वह पूरी तरह से सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। कौन सा जीवन जीने के लिए? सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। ठीक है, किसके सिद्धांतों के अनुसार? अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में एक सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। कौन सी? देखिए, मतलब इनका रहन सहन तो जो था, अगर पिता का रहन सहन जैसा था, माता का भी रहन सहन वैसा ही होगा। लेकिन अपने माँ की वजह से इनकी शादी कैसे हो गई? स्वतंत्रता सेनानी से। अब स्वतंत्रता सेनानी से शादी हो गई तो उनका आचरण, उनका व्यवहार, सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। अब इन्हें वो जो विलायती कपड़े थे, जो उस तरह के पोशाक थे, उसको छोड़ करके क्या पहनना पड़ा? खादी की साड़ी पहननी पड़ी। अब इतना ज़्यादा कोमल थी, इनका शरीर इतना नाजुक कोमल था कि इतना भारी साड़ी पहनने में इनके कमर में कभी कभी लचक आ जाती थी। और इनके परिवार वाले भी इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, इनको बहुत काम धाम में नहीं लगाते थे, घर का ये कोई काम नहीं करती थी, लगभग कुछ भी नहीं करती। खाना पीना, सास ससुर का सेवा करना, जो परंपराएं हैं, इस तरह का कोई कार्य नहीं करती थी ये। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि दादी इनको कहती थी कि हमारी जो पतोहू है वो केवल क्या है? धोई, पोछी और छीके पर टांग दी गई। मतलब एक ऐसे मलमल का जो वस्त्र होता है, जो बहुत ही मुलायम होता है, उसको हल्का सा धुला जाता है और फिर उसको धीरे से टांग दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसी तरह से इनकी मतलब यहाँ पे तुलना कर दी कि नानी कैसे, उनकी माँ कैसे का शरीर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कोमल है। और इसी कोमलता की वजह से, इसी नाजुकपन की वजह से घर का कोई भी परिवार उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाता था। और कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कहता भी नहीं था कि नहीं काम करो या कुछ करो, क्योंकि इनके परिवार का पूरा वातावरण ही क्या था? अलग था। देखो, अब काम के लिए क्यों नहीं कहता था, इसके लिए लेखिका ने 2 वजह बताया। कोई भी, एक तो इनका शरीर जो कोमल था वो था, नाजुक था, तो उसके बाद भी परिवार, भाई एक नॉर्मली सी चीज़ होती है, अगर सास है, ससुर है, ननद है, पति हैं, जेठ हैं, देवरान, तो मतलब हम अगर लड़की जाती है ससुराल में तो उसको भी उस हिसाब से थोड़ा सा रहना पड़ता है। लेकिन लेखिका की माँ बिल्कुल कुछ भी काम धाम नहीं करती थी, कुछ भी, कोई भी अपना कर्तव्य जो होता है बहू का, कुछ भी निर्वहन नहीं करती थी। तो इसके पीछे लेखिका ने 2 वजह बताए। एक तो यह बताया कि मतलब हिंदुस्तान के जितने वासिंदों की तरह जो नागरिक होते हैं हिंदुस्तान के, तो अगर ससुराल पक्ष या मायका पक्ष कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर हो, उस तरह का रहन सहन हो, तो उसके रहन सहन से ही थोड़ा सा अदब किया जाता है। तो एक तो जो लेखिका के नानी का, जो लेखिका के माँ का जो मायका था, तो ये जो ससुराल वाले थे उनके घर वालों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका घर ही था, मतलब उस तरह का, अंग्रेज़ों के मतलब बिलायत से पढ़ कर के आए थे, बड़े रईस थे, खानदानी थे, तो इस तरह से इनके माँ का व्यक्तित्व। तो एक तो नाना की वजह से
साहब माने जाते थे, इसकी वजह से लोग इनसे काम नहीं करवाते थे। दूसरे इनका जो अपना खुद का जो था, इनका अपना जो व्यक्तित्व था, अपनी जो शख्सियत थी, अपना जो व्यक्तित्व था, वह भी बहुत अच्छा था। ये कभी जैसे झूठ नहीं बोलती थी, किसी की चुगली नहीं करती थी, एक की बात दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष भाव की थी, सरल स्वभाव की थी। तो जो इनका अपना व्यक्तित्व था, इसकी वजह से भी घर में इनको मान सम्मान दिया जाता, आदर दिया जाता था। दूसरा, इनके मायके का जो जिस घर से ये बिलोंग करती थी, जो इनका मायका था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था, रईस था। तो इन दो कारणों से मान सम्मान भी इनको मिलता था और घर में इनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। किसको? लेखिका की माँ को। ठीक है, कोई भी कार्य करने। और अच्छा, ऐसा नहीं था कि कार्य करने नहीं दिया जाता था तो फिर एकदम इनके घर में पूछ ही नहीं होती थी। काम भले नहीं करने दिया जाता था, लेकिन कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ऐसा कार्य घर में होता था तो इनकी राय जरूर ली जाती थी, और जो वो कहते पत्थर की लकीर मानी जाती थी, यानी कि वही अटल हो जाता था, निश्चित हो जाता था, फिर उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता था। एक चीज़ और देखिएगा कि लेखिका ने अपने माँ को एक परी के समान बताया है। यानी कि जो लेखिका का जो विवाह हुआ था, तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती थी। यानी कि एक तरह से इनकी जो माँ का विवाह था इनके पिता के साथ, वो एक तरह से जादू के समान था। इनकी माँ को इन्होंने परी के समान बताया है, और इनकी पूरी कहानी को परी कथा के समान बताया है। इनकी जो माँ थी, उनमें यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। नजाकत का मतलब बहुत ज़्यादा, इनका जो शरीर था वो बहुत कोमल था। गैर दुनियादारी थी, यानी कि जो सामाजिक दुनियादारी होती, कर्तव्य होता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन इतना कुछ के बाद भी बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और निष्पक्ष भाव की थी। ईमानदार भी थी, झूठ नहीं बोलती थी, कभी एक की बात दूसरे पर नहीं करती थी, कभी भी इन्हें, अभी हमने बताया आपको कि ठोस काम के लिए, लेकिन इनकी राय जरूर ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया। तो उससे एक चीज़ और उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा भाव थी इनका, लोगों का, मतलब घर के जो दादी थी और ससुराल के अन्य सदस्य थे, कोई इनसे ना तो काम करने के लिए कहता था, ना किसी में चीज़ के लिए उम्मीद भी इनसे करता था, लेकिन फिर भी सब इनसे श्रद्धा रखता था। तो इतनी श्रद्धा का जो था वो क्यों था? तो इसलिए था कि पहला तो वही कारण है कि जो साहबी ख़ानदान के रोब होते हैं, जो इनका अपने मायके का जो वातावरण था, तो उस हिसाब से भी इनकी प्रति श्रद्धा थी। दूसरा, दो कारण और इन लेकिन कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक की जो गोपनीय बात होती थी दूसरे पर कभी भी प्रकट नहीं होने देती थी। तो पहले कारण से उन्हें क्या मिलता था? घर वालों से आदर मिलता था, और दूसरे कारण से बाहर वालों की दोस्ती, यानी घर के लोग भी उनका आदर करते थे, बाहर भी उनकी दोस्ती अच्छी थी, हर कोई अपनी बातें उनसे शेयर करता था, क्योंकि वो एक की बात दूसरे पर कभी प्रकट नहीं करती थी। तो इस तरह से यहाँ पे लेखिका ने एक चीज़ और बताया है कि मतलब उनके घर में क्या था कि हर कोई, जैसे नानी का नाना से के जीवन से कोई रोक टोक नहीं था, और नाना का नानी, तो वही चीज़ इनके घर में भी है। यानी कि इनके माँ का जैसा रहन सहन था, जैसे उनका उठना बैठना ढंग तरीका था, कोई रोक टोक नहीं लगाता था। और वैसे ही इनकी बहनों में भी इनका जो पूरा परिवार था, इनकी दादी, इनकी परदादी, हर कोई स्वतंत्र विचार का था, हर कोई अपने अपने तरीके से जीता था, हर कोई अपना जीवन, अपने मतलब निजी अपना जीवन जीता था। उनके निजत्व में, उनके एकांत में किसी का कोई रोक टोक नहीं होता था, कहीं से कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह का कोई भी बंदिश नहीं था इनके घर में। तो इसी वजह से लेखिका ने कहा कि इन्हीं सब कारणों से हम लोग 3 बहनें और 1 भाई क्या हुए, लेखन के हवाले हुए, यानी लिखना शुरू किए। मतलब कोई हमें कहा नहीं कि तुम्हें लिखना नहीं है, लेखक नहीं बनना है। हम अपनी जो इच्छाएं थी, हमारी जिसमें रुचि थी, हम वही कार्य करते थे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो इस तरह से हम लेखिका के माँ का जो व्यक्तित्व, तो माँ की विशेषताएं, हमने नानी की विशेषता देखा, हम लेखिका के माँ का भी विशेषता देख लेते हैं। कैसी थी? स्वतंत्र विचारों की महिला थी, सुंदर और नाजुक थी, कोमल स्वभाव वाली थी, निष्पक्ष भाव वाली थी, ईमानदार थी और सत्य बोलती थी। और इन्हीं विशेषताओं के कारण घर के लोग इनकी क्या करते थे? श्रद्धा इनसे रखते थे, इनका सम्मान करते थे।
इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परदादी के विषय में देखेंगे और लेखिका की जो बहनें हैं, इसमें चित्रा, रेणु, इसका वर्णन लेखिका ने अधिक किया है। तो इन सब के व्यक्तित्व को हम लोग देखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।